नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे ये जो गठबंधन बना है डॉट डॉट वाला, इसकी तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त को और 1 सितंबर को। और 2 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। अभी इनका संयोजक या नेता भी तय नहीं हुआ है। अभी ये भी सामने नहीं आया है कि इनका मुद्दा क्या है। अभी इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को एक्चुअल में हटाना क्यों चाहते हैं। कोई विजन, कोई ब्लूप्रिंट और किसी तरह का कुछ भी इनका जो 2024 को लेकर के प्रोग्राम है वो पब्लिक के सामने अब तक नहीं आया है। एक और मजेदार बात, पटना में 2 दिन, बेंगलुरु में 2 दिन और मुंबई में भी 2 दिन। दिलचस्प बात यह है जो अब तक की रीडिंग है कि इनकी जो मेन बैठक है वो मुश्किल से 3.5 या 4 घंटे चलती है। 3.5-4 घंटे की बैठक के लिए 2-2 दिन बर्बाद करना, इसका कोई तर्क इनके पास नहीं है कि ये पहले दिन क्यों जुटते हैं। क्या एक दूसरे से परिचय लेते हैं या एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर के 5 स्टार होटल के लजीज व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं और अगले दिन 3-4 घंटे की बैठक करके और फिर उड़न छू हो जाते हैं। कोई नतीजा अभी तक निकला हो ऐसा है नहीं। बेंगलुरु में ज़रूर बस एक नाम सामने आया, उस नाम को लेकर के भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आपकी समझ में आता है इनकी बैठकों का मकसद क्या है, मंशा क्या है और कोई विज़न इनका सामने आ रहा हो? देखिए साहब, जो मूल समस्या तो ये है कि 2000 ये 1947 से लेकर के 2014 तक भारत का जो पूरा राजनीतिक दर्शन रहा और जो भारत की जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वो पूरी वही मार्क्स और मैकाले वाली थी जो अंग्रेज छोड़ गए थे। और प्रधानमंत्री के भाषणों पे यदि आपने गौर किया हो, वो 2014 से लगातार ये कह रहे हैं कि हमें भारत के दिमाग को डीकोलोनाइज करना है, औपनिवेशिक दासता से, औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति दिलानी है। और वो लगातार कह रहे हैं पिछले 1000 साल भारत गुलाम रहा। तो अपोजिशन को ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को काउंटर कर सके। और 2014 मई में लोकसभा में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था 1200 साल की गुलामी। और 2014 में सरकार बनने के बाद ब्रिटेन का जो सबसे पुराना अखबार है गार्जियन ने कहा था कि ये भारत का कि ये वास्तविक जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो अब आई है कि एक भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों में पला बड़ा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नरेंद्र मोदी को घेरे कैसे। अब थोड़ा सा पिछले 8 साल का देख लें। 2014 से 17 के अंत तक तो कांग्रेस ये कहती रही कि ये तो हमारी नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं हमारी। फिर 18 आते आते उन्होंने रफाल शुरू कर दिया, कहा चौकीदार चोर है। सबसे अपना कहा कि साहब अपना ट्विटर का हैंडल बदल लो, अपनी आइडेंटिटी बदल लो। और और फिर 19 का चुनाव हो गया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी पार्टी के लोगों ने ही मेरा सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस के तमाम बड़ा नेतृत्व जो है राहुल गांधी के चौकीदार चोर वाले बयान से या उनकी इस लाइन ऑफ अटैक से सहमत नहीं था। 19 का चुनाव हो गया तो अब कुछ नहीं है। और 19 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 357 वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वो समाप्त हुआ। वही समाप्त नहीं हुआ बल्कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख। फिर जो है पूरा 19 गुजर गया। 20 में आ गया पेंडेमिक। तो और ये बल्कि 19 के ही नवंबर में दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पे 1 साल का जिहाद चला।
और फिर 20 के शुरू और 19 दिसंबर में ही नागरिकता कानून को लेकर के 2 महीने जो है दिल्ली में शाहीन बाग घेरा गया और तरह-तरह के आरोप लगाए गए और सरकार एक तरफ तो कोरोना से जूझ रही थी, करोड़ों लोगों के का भरण-पोषण कैसे हो, जो जो लाखों लेबर महाराष्ट्र से, गुजरात से भाग करके लौट रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार और खास करके यूपी गवर्नमेंट 80 लाख से ऊपर लेबर लौटा था। उनको कैसे सुरक्षित घर तक पहुँचाया जाए, कैसे उनको बीमारी से बचाया जाए, सरकार इसमें जूझ रही थी। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोग लगातार आरोप लगा रहे थे। गाजियाबाद में जो है कांग्रेस ने जो गाड़ियां स्कूटर और स्कूटी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वो पुरानी बसें भेज दी, छोटी वाली बसें कि जाइए कि भाई जो है अब इससे लेबर घर जाएगा। तो ये तमाशा अब तक होता रहा है और आप देखिए नरेंद्र मोदी सरकार अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ये आज तक एक मुद्दा ये नहीं ढूंढ पाए जिसके आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श खड़ा किया जा सके, जिसके आधार पर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जा सके। और अब जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी बिल का ड्राफ्ट अटल जी के जमाने में 2004 में बन गया था। 2005 में उसको जो है पी चिदम्बरम केंद्रीय सरकार कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। वो लोकसभा की स्थायी समिति को रेफर हो गया। 12 साल वहां पड़ा रहा। नरेंद्र मोदी ने राज्यों को समझाया, मनाया और वो बिल मार्च 2017 में पास हो गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। उसमें सारी पार्टियों की सहमति थी और ये आप जानते हैं कि लोकसभा की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी में जिस बिल पर आम राय या सर्वसम्मति बन जाती है, फिर उस पर लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा नहीं होती है, वो बिना चर्चा के पास हो जाता है। अब चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो राहुल गांधी ने कहा ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। फिर एक नया नाम ले आया कि ये तो गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। अब बताइए उसमें सारी पार्टी इन्वॉल्व हैं, उसमें अकेले बीजेपी कहां से आ गई? और जीएसटी काउंसिल की लगातार मीटिंगें हो रही हैं, 17 से लेकर 23 तक 6 साल पूरे हो गए हैं। आज तक कभी वोटिंग की नौबत नहीं आई और सारे निर्णय उसमें जो है सर्वसम्मति से होते हैं। तो इनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है, नेता तो बहुत बात का मुद्दा है, मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी ने गुनाह क्या किया है? पहले ये तो बताओ, किस मुद्दे पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉपुलर ओपिनियन को मोबिलाइज करने जा रहे हैं? 2013-14 में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले, स्कैम से बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी और महंगाई का लेवल 15% पे चल रहा था, आज केवल 5 से 6% के बीच में चल रहा है। और उसकी भी बड़ी वजह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो बेमौसम की बरसात हो रही है, आधे यूपी में बाढ़ है, आधे यूपी में सूखा है। उसके चलते जो टमाटर की फसल खराब हो गई, पिछले साल नींबू की फसल खराब हो गई थी, इस साल जो है महाराष्ट्र के एक हिस्से में प्याज की फसल खराब हो गई, तो सरकार को जो है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें फूड वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर टमाटर के, प्याज के और अदरक के, मिर्चा के, लहसुन के दाम बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन एकाएक बढ़ता है। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है हमारे यहाँ। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से एकदम से माहौल जो है बहुत नेगेटिव होने लगता है। इसके और जो आज जो महंगाई है, उसकी वजह है अप्रैल 20 की कोरोना की लहर, अप्रैल 21 की कोरोना की लहर और फरवरी 22 से लगातार जारी है यूक्रेन का वॉर। यूक्रेन का वॉर होने की वजह से भारत में खाद महंगी हो गई और पूरे दुनिया में जो शिपिंग है, उसके फ्रेट, उसका भाड़ा कई गुना बढ़ गया, उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया। 2020 में भारत सरकार का जो जो बिल था फर्टिलाइजर सब्सिडी का, वो 17,000 करोड़ रुपए था। आज वो बढ़ के 3.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। किसानों के ऊपर सरकार ने बोझ नहीं आने दिया। तो संकट यही है कि मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है कि महंगाई और बेरोजगारी। तो ये समस्या पूरे विश्व में है और आज और इंडिया विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और और भारत का जो आकार है और जो आबादी है, उसको देखते हुए भारत में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। ये कोई आसान काम नहीं है। जिन वीरेन लोगों जी,
जिन लोगों की भारत की राजनीति की, समाज की समझ होगी, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं। वीरेन जी, आपने कहा कि इनका मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। हुँ, लाल किले से भी और लाल किले से पहले भी प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे बताए। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 परिवारवाद, वंशवाद और हुँ, नंबर 3 तुष्टीकरण। तो प्रधानमंत्री के तो ये 3 मुद्दे हैं। अब इसमें इनमें से जितने भी ये डॉट गठबंधन के सहयोगी हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में, घोटालों के मामले में हुँ, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। हुँ, इनमें से अधिकांश वंशवादी, परिवारवादी भी हैं। इनमें हुँ। से अधिकांश तुष्टीकरण की राजनीति भी करते हैं। क्या ये सारे इन तथ्यों को झुठला सकते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति का तो ये आलम है कि जून 2022 में राजस्थान के उदयपुर जिले में कन्हैया कुमार का गला काट दिया गया अल्लाह अकबर के नारे के साथ। वो झूठी खबर थी। मुजफ्फरनगर जिले में एक हिंदू टीचर ने बच्चों से एक मुसलमान बच्चे को पिटवा दिया, जैसा कि उसके उसके पिता ने कहा था कि बहुत बिगड़ा है, मानता नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। अल जजीरा में वो बड़ी खबर बन गई, वो खबर सीएनएन में चल रही है, वो खबर बीबीसी में चल गई, वो राइटर एपी खबर बन गई। ये हाल है भारत में तुष्टीकरण का। और कल ही सुबह इलाहाबाद में या प्रयागराज में एक लड़के ने इस बात का विरोध किया। मुस्लिम लड़के उसकी बहन को छेड़ रहे थे, तो मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने उस हिंदू लड़के को पीट पीट के मार डाला। वो खबर यूपी के बाहर नहीं गई। अगर अगर इसमें अगर मरने वाला अगर लड़का विशेष समुदाय का होता, तो अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती। तो ये हाल है इनके तुष्टीकरण का। और आपने कहा तुष्टीकरण, तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति है और इनकी राजनीति नहीं है। और जो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात लें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ने, यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से गन्ना किसानों का पेमेंट कराया है, समय से पेमेंट कराया है, तो उनकी राजनीति का अब वहां राष्ट्रीय लोकदल की, समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार ही समाप्त हो गया। जो वंशवाद है, वो अब लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों के, सांसदों के बेटे तो विधायक हैं, लेकिन वहां कभी ये नहीं हो सकता कि जेपी नड्डा का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। वहां कभी ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी का कोई भतीजा, कोई भांजा या उनका दामाद कोई उनके वहां प्रधानमंत्री बन जाए। परिवारवाद की समस्या बीजेपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे भिन्न भिन्न राज्यों में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। लेकिन बीजेपी में वंशवाद की समस्या नहीं है। और जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह यही वंशवाद है। क्योंकि जो है पहले बाबा लूटेगा, फिर बेटा लूटेगा, फिर पोता लूटेगा। और पॉलिटिकल पार्टी कभी किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं हो सकती। पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र की बुनियाद है और पॉलिटिकल पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बुनियादी संगठन है। और ये जनता का संगठन है, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। एक पार्टी का, ये किसी एक परिवार की जागीर हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में हो उल्टा रहा है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक बिहार की जेडीयू को छोड़ करके सारी की सारी पार्टियां एक किसी न किसी परिवार की निजी संपत्ति हैं, निजी जागीर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है, वो उनकी निजी जागीर है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, पहले लालू यादव थे, अब उनके अंगूठा साहब बेटे, जो अनपढ़ बेटे हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और एक कैबिनेट मिनिस्टर है, और उसमें कोई भी 8वां पास नहीं है। ये है वंशवाद की सबसे भयावह तस्वीर। और वंशवाद के चलते ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि वंशवादी पार्टियां केवल अपने वंश के प्रति के प्रति जो लोग वफादार हैं, जो 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 उनके सामने लेटने को और तलवे चाटने को तैयार हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य व्यक्ति, जिसके परिवार में कभी कोई आदमी जो है सरकारी नौकरी में, कोई कभी किसी गैस्टेड पोस्ट पे ना रहा हो, उस परिवार का लड़का जो कि पिछड़ी जाति का है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये केवल बीजेपी में संभव है, ये कांग्रेस में भी संभव नहीं है। और एक पार्टी जो वास्तव में वंशवाद से मुक्त है दूसरी, वो है कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी मुक्त है वंशवाद से। वहां पर भी जो
जो उनकी पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके ज़रिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी बड़े नेता के आप बेटे हैं, इस नाते आपको असेंबली पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा, ऐसा वहाँ नहीं हो सकता। ये बताइए, एक आंकड़ा मेरे पास है, जी। करीब 220 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हुँ, करीब-करीब 50% से अधिक मतों से जीती हुई हैं। ये माना जा रहा है कि ये 200-220 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की क्लियर हैं, इनमें किसी को कोई शक-शुबा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा करीब-करीब 120 सीटें ऐसी हैं, हुँ, जहां या तो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल विनिंग कंडीशंस में हैं, मतलब आराम से सीटें निकाल सकते हैं बिना किसी बड़े बड़ी चुनौती के। हुँ। तो बचती कितनी सीटें हैं? 200 सीटें, 200 सवा 200 के आसपास सीटें बचती हैं, 220 से 543 सीटों की जब हम 120 बात हाँ, करते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इन 200 सीटों पर ही जो बची हुई सीटें हैं, उन्हीं पर तो मुकाबला रह जाता है। और हाँ। आज कहीं मैं खबर पढ़ रहा था कि साहब 400 से ज़्यादा सीटों पर ये सारे विपक्षी दल एक कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये तो हुँ। चमत्कार है, अगर ये तैयार हो गए हैं तो ये कैसे संभव है, ज़रा थोड़ा समझाइए? सर देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद, तो उन्होंने सदैव एक बात पर जोर दिया है, राजनीति केवल गणित नहीं है, राजनीति केवल अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति एक केमिस्ट्री भी है, एक समाज से संवाद भी है, दिलों का मिलना भी है, दिलों का जुड़ाव भी है। तो जो एनडीए की बात जो आपने कही 400 सीटों की, ये बात केवल अर्थमेटिक की कर रहे हैं। आखिरकार अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, कर्नाटक में जो चुनाव को बहुत बड़ी जीत बताया जा रहा है कांग्रेस की, ये एकदम झूठ बात है। बीजेपी का वोट सिर्फ 36% था, वो इंटैक्ट है। कांग्रेस ने चुनाव के अंतिम दौर में जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तब उसने बजरंग दल को इक्वेट किया जो इस्लामी आतंकी संगठन है पीएफआई से। तो बीजेपी ने वहां मुद्दा बनाया बजरंग बली को। उसका असर ये हुआ कि कर्नाटक का जो 7% 8% जो मुस्लिम वोट है, वो पूरा पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस को। जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा की पार्टी है, उसने 22 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए थे, सबके सब हार गए और कांग्रेस के 15 जीत गए। तो बीजेपी का इससे हिंदू वोट तो बढ़ा नहीं, ये जो विवाद हुआ बजरंग बली का और पीएफआई का, लेकिन कांग्रेस का वोट इससे बढ़ गया और जेडीएस का वोट एकदम घट गया और उसके एमएलए कुछ एक दो जीत के आए हैं। एक तो ये हुआ, तो ये एक और हिमाचल की जीत है। आपने कहा कि हाँ साहब हम नई पेंशन हम लागू करेंगे, वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम हम बहाल कर देंगे और जो है जो नई पेंशन स्कीम है वो हम खत्म कर देंगे। सरकार बने आज वहां पर जो है करीब आज 8-10 महीने हो गए हैं, अभी तक सरकार फैसला नहीं कर पाई है और वहां पे जो भी भयानक रूप से बाढ़ आई है और जो भूस्खलन हुआ है उससे जो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, अब ये सरकार ये वादा पूरा करने की स्थिति में है ही नहीं। तो राजनीति अब जो है केवल अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति एक केमिस्ट्री है और 2019 में भी एक इकोनॉमिस्ट की स्टडी आई थी कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो आवास हो, वो शौचालय हो, वो बिजली बिल कनेक्शन हो, वो आयुष्मान भारत हो, वो पीएम किसान सम्मान योजना हो, इन सब योजनाओं के जरिए सरकार ने नागरिक के टच पॉइंट बढ़ाए हैं। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से नागरिक के संपर्क में आती, देखो हम आपके सामने हैं और डीबीटी के माध्यम से नागरिकों तक इसका लाभ पहुंचा है। अब मैं जैसे आपको उदाहरण दूं, 2020 1 अप्रैल से लेकर के जून 2023 तक, यानी 24 और 8 32 और 6 38 महीनों में 30 करोड़ टन पूरे देश में गेहूं चावल खाद्यान्न लोगों को निःशुल्क बांटा गया। 30 करोड़ टन बहुत बड़ी मात्रा होती है और टेक्नोलॉजी के जरिए बायोमेट्रिक के जरिए चूंकि इसको बांटा गया, तो पूरे देश में कहीं पर भी बड़े पैमाने पर इस खाद्यान्न के डाइवर्जन होने की शिकायत नहीं आई, लोगों तक इसका लाभ पहुंचा। तो और ये जैसे पीएम किसान सम्मान योजना है,
अब तक भारत सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर देश के किसानों को ये पैसा पहुंचा चुकी है। अकेले यूपी में 60,000 करोड़ रुपए मिल गया है और इसमें भी कोई करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा सिस्टम डिजिटाइज है, एकदम डिजिटल है। पूरा डाटा किसानों का है और सबके आधार बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, मोबाइल फोन वेरीफाइड है, खाते में जा रहा है। यूपी में लगातार इसकी जांच हुई और कई लाख किसानों को का नाम इससे निकाला गया जो इसके लाभार्थी नहीं थे। तो सरकार तो जनता के द्वार है, जनता को एहसास दिला रही है और सारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचा रही है। और विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 75 साल ये केवल छाती पीटते रहे, मुसलमान को हमारे लिए हम करेंगे, लेकिन करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसको उसके मजहब की बुनियाद पर उसको उसको आवास नहीं मिला, उसको गैस कनेक्शन नहीं मिला, उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिला। 10.5 करोड़ करीब 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना में अब तक फ्री सिलेंडर दिया जा चुका है और आज भारत सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला गैस योजना में 75 लाख फ्री कनेक्शन और दिए जाएंगे। तो सरकार तो ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म जो सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने, और अगर डायरेक्ट बेनिफिट की साइट की अगर आप वेबसाइट देखें तो भारत सरकार पिछले 6 सालों में 30 लाख करोड़ रुपया लाभार्थियों के खाते में सीधे भेज चुकी है पूरे देश में और किसी भी राज्य से घोटाले की शिकायत नहीं आई। और अगर जो पैसा राज्य सरकारों ने जो भेजा है केंद्र सरकार की योजनाओं का और अपनी योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से, तो ये धनराशि होती है 50 लाख करोड़ रुपया। भारत में 50 लाख करोड़ रुपया जनता तक सीधा पहुंच जाए और उसमें 5 रुपए का भ्रष्टाचार ना हो, मैं मानता हूं भारत में इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। अगर आप याद करें 1985 में राजीव गांधी का बयान कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिले में 15 पैसे पहुंचता है, यानी लीकेज था, पिलफरेज था। और ये लीकेज और ये पिलफरेज को चेक किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज लोग भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में कहा था, जनधन आधार मोबाइल। जनधन योजना के तहत अब तक 50 करोड़ नए खाते खोले जा चुके हैं। ये काम मनमोहन सिंह भी तो कर सकते थे। आधार कार्ड योजना के बारे में कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल शासन के आदेश के जरिए आधार कार्ड योजना लागू नहीं हो सकती, आपको संसद से एक अधिनियम बनाना होगा। मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। जब मोदी गवर्नमेंट ने आधार बिल पास कराया तो उसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई कि साहब ये बिल ही असंवैधानिक है और बाद में खैर मामला कोर्ट से सुलझा और अभी तक उस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो ये पहली बार देश में हो रहा है कि सरकार अपने जो जो योजनाओं के लाभ की जो डिलीवरी है, जनता तक जो लाभ पहुंचाया है, उसके ठोस उपलब्धि के आधार पर जनता के बीच में वोट मांगने जा रही है। तो अब विपक्ष के सामने और यही सरकार का जो जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, इसने विपक्ष का संकट बढ़ा दिया है। क्योंकि अब 10 साल में आप एक भी घोटाला गड़बड़ी का आरोप खोज नहीं पाए। कभी-कभी अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जून 2023 में अभी 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे। जैसे ही वो लौट के इंडिया आए, सुबह लैंड किया और 11 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि साहब जो आप ड्रोन खरीद रहे हैं अमेरिका से वो बहुत महंगे हैं और उस देश ने इतने कम में लिया है, उसने 300 रुपए का लिया है और आप जो है 6 करोड़ का ले रहे हैं। अब जब बाद में ये बात आई कि साहब अभी उस डील को फाइनल होने में 3 साल लगेंगे, अभी केवल एमओयू साइन हुआ है, अभी प्राइस नेगोशिएशन शुरू ही नहीं हुआ है। पहले एग्रीमेंट साइन होगा, फिर प्राइस नेगोशिएशन होगा, उसके बाद यूएस कांग्रेस का बाई पार्टीजन अप्रूवल चाहिए होगा, यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जब दोनों सहमत होंगे तब जाकर के वो डील फाइनल होगी और उसमें अभी कम से कम 3 साल लगेंगे। तो इतने तो ये उतावले हैं कोई मुद्दा मिल जाए और ये हर दिन नया मुद्दा ले आते हैं। अभी एक नया मुद्दा फिर ले आए थे कि सीएजी में कोई रिपोर्ट आई थी, साहब इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। अब सीएजी का एक काम करने का सिस्टम है, सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होती है, फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करती है कि आपके विभाग के बारे में ये ऑडिट पैरा है,
आपको क्या कहना है? वो वो उस पर वो तो नितिन गडकरी का विस्तृत बयान आ गया है। और नितिन गडकरी बयान आ ने गया कहा उनका, कि वो जो जो सीए जी ने गलत तरीके हाँ, से चीज़ों को लिया। एनएचएआई का जी, वाला जी। मामला है ये। तो इनको जी, कोई जी। मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, किस मुद्दे पे? तो ले दे के ही आ जाते हैं महँगाई, बेरोज़गारी। तो ये नेता तो बहुत ये बाद की बात है, पहले मुद्दा बताइए क्या होगा? वीरेन जी ये बताइए, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, इधर अखिलेश यादव, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ दूसरे लोगों के ज़रिए जातिवाद का मुद्दा उछाल रहे हैं। 2014 का रिज़ल्ट उत्तर प्रदेश का, 2017 का, 2019 का, 2022 का। क्या ये 4 चुनाव के नतीजे ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में जातिवादी जो ये मुद्दा उछालते हैं या जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो सिरे नहीं चढ़ रहा है? पब्लिक अब तय कर चुकी है कि नहीं, ये सब मैं नहीं चाहिए? मैं इस बात की भी इतिहास से समझाता हूँ, 80 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हो रहा था, तब इसका नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तब बहुजन समाज पार्टी की ये मजबूरी थी ये नारा लगाना, क्योंकि उनको जाति गोलबंदी करनी थी, जाति का उनको ध्रुवीकरण करना था। उन्होंने किया, लेकिन अगले 10 साल बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। 1990 में मंडल लागू हुआ, तब यह जनता दल था। 93 में सपा बसपा की कोalition गवर्नमेंट बनी और मंडल लागू होने के बाद मुलायम सिंह यादव कहते थे भाइयों मंडल लागू हो गया, डीएम सीएम पीएम तीनों अपने बनेंगे और जम करके ये लोग घृणा फैलाते थे अपर कास्ट के खिलाफ। लेकिन अगले 10 साल में उन्होंने इसको भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा हम तो समाजवादी हैं, हम तो हर वर्ग के नेता हैं, हर वर्ग की पार्टी, किसी एक वर्ग की पार्टी हम नहीं है। अच्छी बात है। फिर मुलायम सिंह ने पिछले 20 सालों में कोई बात नहीं की। आज क्या वजह है समाजवादी पार्टी 30 साल पुराने अतीत में क्यों लौट रही है? जनवरी 2023 से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के खिलाफ जो अभियान जारी किया वो अभी तक जारी 8 महीने हो गए। उन्होंने जनवरी में शुरुआत की कि साहब रामायण में रामचरितमानस में ये जो चौपाई है ये दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के समाज की महिलाओं के लिए बड़ी अपमानजनक है। अब मैं यहाँ ये भी बता दूं कि आजादी के बाद तमिलनाडु के जो सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर, उन्होंने किताब लिखी ए ट्रू रीडिंग ऑफ रामायण। उस किताब के आधार पर 68 में कानपुर के पास एक कस्बा है झीझक, वहां के ललई सिंह यादव ने एक किताब लिखी सच्ची रामायण। उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बैन को हटा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा, मामला खत्म हो गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को परेशान करने के लिए वो किताब छापने का फिर प्रयास किया। बीएसपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उस सरकार में स्वयं प्रसाद मौर्य भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे और उस समय मुलायम सिंह यादव लीडर ऑपोजिशन थे। मुलायम सिंह यादव ने असेंबली में बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती जी के सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया कि अब इस मुद्दे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। और जनवरी में उन्होंने मौर्य ने रामायण की चौपाई की बात की। फरवरी में समाजवादी पार्टी ने कहा कि साहब हम तो जातिगत जनगणना को लेकर अभियान चलाएंगे, जिले जिले में हम गोष्ठी करेंगे, मीटिंग करेंगे और समर्थन जुटाएंगे। फिर मार्च अप्रैल में खामोश हो गए। जून में आपने जो है लखनऊ के पास सीतापुर जिले में एक बहुत बड़ा प्राचीन तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य, जिसको नीमसार के नाम से लोग जानते हैं। वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कहा बीजेपी तो असुर है और हम सुर है, हम देवता है, बीजेपी राक्षस है। तब आपने ये संदेश दिया कि हम सॉफ्ट दूध की लाइन को लेके जा रहे हैं। फिर अगले महीने आप बोले हम तो पीडीए पे चलेंगे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। और अब उन्होंने कहा, अब मौर्य बोल रहे हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ये ढकोसला है, ये होक्स है, ये ब्राह्मणवाद है। तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी कितनी हताशा से भरी है और वो अपने पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए कोई भी टोना टोटका अपनाने को तैयार है। ये केवल इस बात को दिखा रहा है और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर यूपी में 14 में लोकसभा, 17 में विधानसभा, 19 में लोकसभा, 22 में विधानसभा अगर लगातार चुनाव जीते हैं तो समाज के सभी वर्गों के समर्थन के आधार पर जीते हैं। अब समाजवादी पार्टी को ये चिंता सता रही है कि अगर वो जो पिछड़े वर्ग में जो अपनी जगह बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर इसको वापस हम नहीं ला पाए
तो हमारे सामने भविष्य अंधकार में है। केवल यही मजबूरी है जिसके चलते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, और एक बात और भी है, मौर्य गाली देते हैं और पार्टी का उसी दिन एक नेता बयान देता है कि साहब ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। और आज भी जो है, और आज भी अखिलेश यादव ने घोसी की जनसभा में फिर वही बात दोहराई है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, और अगर ये सच्चे होते तो जातिगत जनगणना का साथ देते। जातिगत जनगणना भी बिहार और यूपी में इसीलिए कराई जा रही है कि जो मंडल का मैजिक था, जो 90 के दशक में था, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और लोग जो है भेड़ चाल में केवल जाति के रंग के नाम पे आके उन्माद में आके अंधे होकर के इनको वोट दे दें। कुल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने केवल जाति के नाम पे चेतना जगाई, बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, और उनकी जो जीवन की वास्तविक आवश्यकताएं हैं, जो जो फिजिकल नीड्स है, उनको पूरा किया। तो अब ये समस्या बिहार में लालू के सामने भी है और यूपी में सपा के सामने भी है कि कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए। तो उनको लगता है कि हिंदुत्व को काउंटर करने का सबसे बढ़िया तरीका है जाति उन्माद को बढ़ाओ। कुल ये हो रहा, और कोई वजह नहीं है। वीरेन जी, आखिर में एक सवाल बनता है। अभी हाल में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर। अभी G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसके बाद अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले ज़मीन पर उतरने वाले हैं, जिनमें भगवान राम के मंदिर के कपाट का खुलना भी शामिल है जनवरी 2024 में। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पताका है वो हमें फहरती हुई दिखाई दे रही है। देश के भीतर भी, देश के बाहर भी उनका सम्मान बढ़ रहा है, देश का भी सम्मान बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनमें पीएम मटेरियल तो कई चेहरे बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या इनमें से एक भी ऐसा है जो अपने राज्यों के बाहर किसी दूसरे राज्य में 5 वोट लेने की भी क्षमता रखता हो? बिल्कुल है। ममता बनर्जी आई थी 2022 में समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन करने, और उन्होंने बनारस में कैंपेन किया। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली आपको पता है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो जो केसी राव हैं, उनके पास अजय यादव कई बार जा चुके हैं। अब केसी राव कितने वोट दिलवा पाएंगे यूपी में समाजवादी पार्टी को, ये केसीआर जानते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कैंपेन करेंगे तेलंगाना में, और कितने वोट मिल जाएंगे केसीआर को, ये उनको पता है। इनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है सर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत जितना डाइवर्स यानी विविधता भरपूर देश है, जितना प्लूरल है, जितना बहुलतावादी देश है, इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, पूरे देश में जो अपनी पहचान अपने आप में बनाई है, जो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के जो लोग एकेडमिक वर्ल्ड के लोग हैं, जो फील्ड स्टडी करते हैं, आप जरा उनसे पूछिए ये कितना बड़ा भागीरथ कार्य है। ये आसान काम नहीं था। और ये जो और एक सबसे बड़ी बात ये है, 1989 से लेकर के 2014 तक 25 साल इस देश में अस्थिर कोएलिशन सरकारों का दौर रहा है। और ये कोएलिशन सरकारों का दौर क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था, सौदेबाजी का। हमको तो रेलवे चाहिए, हमको तो फाइनेंस चाहिए, हमको डिफेंस चाहिए, हमको तो कम्युनिकेशन चाहिए, कॉमर्स चाहिए। और जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो जयललिता ने क्या क्या नाटक किया था वो आपको याद होगा। 6 विभाग लिए थे उन्होंने। तो क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर तीसरी बार भी बीजेपी की संपूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो उनका भविष्य अंधकार में है। वो चाहते हैं कमजोर सरकार बने, और एक पार्टी बड़ी हो, कांग्रेस हो, उसके एमपी 80 हो, 90 हो, 100 हो, 125 हो, बाकी हम कहीं 2 एमपी, कहीं 4 एमपी, कहीं 5 एमपी, और हम सौदेबाजी करके मौज मारे जैसी हमने 25 साल मौज मारी है। तो ये क्षेत्रीय दल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि वो युग अब बीत चुका है, वो युग अब लौट के आने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या इनकी है। तो ना तो इनके पास मुद्दा है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव की तैयारी अपने जो है
टॉप गियर पे चल रही है, उनका संगठन का काम चल रहा है, उन्होंने कैंडिडेट के चयन काम भी शुरू कर दिया है। पूरे देश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जिले में सोशल मीडिया टीम अपने काम में जुट गई है। यहाँ ये भी मीटिंग ही कर रहे हैं। ना इनका मुद्दा है, ना इनका नेता है, ये खाली मीटिंग, ये काम कब करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, ओशियन थैंक यू सर। नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। सर। नमस्कार। नमस्कार।